हेलो ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोशल चेंजेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सोशल चेंजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन कंसेप्ट को बिल्ड किया गया, कैसे वो कंसेप्ट डेवलप हुए और इंडिया के साथ उनका रिलेशन जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पेपर 2 के कुछ हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम आज के लेक्चर में इंटीग्रेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, इस तरह के शब्द, इस तरह के वर्ड जो आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है और सोशियोलॉजी में इन स्पेसिफिक कंसेप्ट्स को या इन स्पेसिफिक वर्ड्स को हम लोगों ने किस तरीके से पिक करना होता है, क्लियर, और कैसे ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट एंड साथ साथ सप्लीमेंट भी करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जो शायद जब हम लोगों ने सोशियोलॉजी की शुरुआत की थी वहां पे इस कंसेप्ट को हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था। तो ये टॉपिक हमारा है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। तो जब भी आप लोगों से ये शब्द या जब भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं तो हमारा सीधा सीधा मतलब मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड ये रहता है कि आज के टाइम पे, आज के समय में जो जो चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं उन सबको हम लोग कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के नाम से या मॉडर्न टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। बहुत बार मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए हम जो उसका उल्टा है, उसका जो रिवर्स है, दैट इज ट्रेडिशनल। देखिए आज जो है वो हर एक चीज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन रहेगी। उसका जो ऑपोजिट है दैट इज जो ट्रेडिशनल। तो नॉर्मली जब भी हम लोग मॉडर्निज्म या मॉडर्नाइजेशन शब्द को यूज करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड है ये ट्रेडिशनल टाइम पीरियड को रिप्लेस कर रहा है। जो मॉडर्न वैल्यूज हैं ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को या पुरानी वैल्यूज को जो है वो रिप्लेस कर रही हैं। तो ध्यान रखिए, जो हम लोग ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में भी मूव किए हैं तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, ये भी हमारा एक सोशल चेंज है। तो सोशल चेंज होने के मल्टीपल रीजंस हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में जाना, उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहां पे आएगा कि जी अच्छा, जब हम लोगों ने ट्रेडिशनल वर्ड या ट्रेडिशनल शब्द को यूज किया तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जब हम लोग ट्रेडिशनल सोसाइटी या ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं तो यहां पे हर तरह का जो एस्पेक्ट है उसको पहले हमें अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक जगह का जो सोशल एस्पेक्ट है वो कैसा है, स्पेसिफिक जगह का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो कैसा है, किसी एक स्पेसिफिक जगह का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो कैसा है, किसी एक जगह का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो किस तरह का है, क्लियर। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी को या ट्रेडिशनल टाइम पीरियड को अगर हम लोग थोड़ा सा जल्दी से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको काफी डिटेल में पढ़ा है, तो जब हम लोग सोशल या समाज की बात करते हैं तो समाज जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स देखने को मिलता है। समाज का जो नेचर है वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स रहता है। समाज जो है वो किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल इंट्रूजन है या एक्सटर्नल सजेशंस है उनको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है, या मैं ऐसा कहूं कि उनको बर्दाश्त नहीं करता है। जो समाज है वहां पे जो रिलीजन है या धर्म है उसकी बहुत ज्यादा डोमिनेशन रहती है, और उसके साथ साथ धर्म के नाम पे होने वाली जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो इंडिया के अंदर होने वाला कास्ट बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो यूरोपियन सोसाइटी में होने वाला स्लेव्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो पूरी दुनिया में होने वाला वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम लोगों को ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलता है, क्लियर। सिमिलरली जब हम वहां के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेरियन सिस्टम होता है, यानी कि सारे के सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित होता है, और उसके साथ साथ किसी भी तरह का हम लोगों को वेल डेवलप्ड मॉनिटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम में या जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें यूज किया जाता है, जहां पे बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे करेंसी मोड ऑफ सर्कुलेशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, वहां पे सामान के बदले जो है वो काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो लोहार है वो लोहा देगा, अनाज लेगा वो किसान से, क्लियर। और इस तरीके से पूरे का पूरा जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी का नहीं रहता। हालांकि पूरे का पूरा पैसा जाता सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, लेकिन कोई ऐसा मॉनिटरी सिस्टम हमें उस जमाने में देखने को नहीं मिलता है जो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मौजूद है, क्लियर। सिमिलरली जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं या तो मोनार्की के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, या तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मोनार्की का मतलब क्या है कि जहां पे एक ही इंसान के द्वारा, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा पूरे का पूरे जो लोग हैं उनके लिए कानून को बनाया जा रहा है।
या कई जगहों पे मोनार्की नहीं है तो यहाँ पे 5 7 10 लोग मिलके जो हैं वो पूरे के पूरे एरिया के लिए जो वो कानून बना रहे हैं, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं एंशियंट रोम टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। क्लियर। कल्चरल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्चर का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड हैं, यानी कि इस एरिया में डिफरेंट भाषा बोली जा रही है, दूसरे एरिया में जो वो डिफरेंट भाषाएं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोली जा रही है। कल्चर की अगर मैं बात करूंगा तो कल्चर जो है वो उसके ऊपर यूनिवर्सल यानी कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट बहुत कम है। यूरोपियन सोसाइटी को देखोगे तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है। अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करना जो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि हर एक समाज का जो है वो अपना अपना एक यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट है, अपनी भाषा है, अपने तरीके से धर्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है। कपड़े जो है वो डाले जा रहे हैं, यहाँ पे धोती डाली जा रही है। कई जगहों के ऊपर जो वो है ना बड़े बड़े जो आपके है ना शेखों की तरह जो है वो अटायर धारण किए जा रहे हैं। कई जगहों के ऊपर जो है वो गले में जो है वो जीसस क्राइस्ट का जो लॉकेट है वो भी डाला जा रहा है। तो आसान भाषा में हर एक एरिया में हम लोगों को यूनिक कल्चरल एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर। और डिफरेंट वैल्यूज रहती हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस या जो हमारी ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज हैं वो डोमिनेट करती है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो मॉडर्न सोसाइटी का मतलब क्या है? बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं ना कि मॉडर्न सोसाइटी है, अब आप एक चीज समझो, जैसे मैं आपको इंडिया के एग्जांपल देता हूं, इंडिया का एग्जांपल देता हूं जहां से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग 10,000 या 5,000 या 3,000 या 500 साल पहले जो है वो अपने समाज को कंपेयर करें। जब हम लोग मॉडर्न और ट्रेडिशनल को समझते हैं तो हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है यहां पे भी इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के रूरल लैंडस्केप की बात करूं, मान लीजिए कि कोई दिल्ली या बॉम्बे में रहने वाला इंडिविजुअल है, इंसान है, वो किसी एक गांव में चला जाता है, यूपी के किसी गांव में चला जाता है, हिमाचल के किसी गांव में चला जाता है। क्लियर। तो वो देखेगा कि यार ये लोग जो है ये तो अभी भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये तो अभी भी बहुत ज्यादा रिलीजियस है। क्लियर। अभी भी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रही है, और पॉलिटिकली लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल लेवल कैसा चल रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से ये अपने अधिकारों के लिए जो वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी अवेयरनेस जो वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लोग आजकल ये जो कम्युनिकेशन है, इंटरनेट वगैरह, इसने लोगों को काफी जागृत कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पे जो है वो हमारा इंटरनेट नहीं पहुंचा है, जहां पे हमारे मोबाइल फोन नहीं है, क्योंकि उनके सिग्नल जो है उन क्षेत्रों में नहीं है। और हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में स्पेसिफिकली इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा देखते हैं। तो कोई दिल्ली या चंडीगढ़ या शहरों का बच्चा जाएगा कहीं पे भी, वो देखेगा यार ये तो बैकवर्ड सोसाइटी है, ठीक है, इन लोगों को तो खाने का नहीं पता है, ये तो अभी भी वैसे कपड़े डाल रहे हैं जैसे कपड़े जो है वो मैंने तो कभी देखे नहीं डाले हुए। लेकिन वो भूल जा रहा है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले उसके जो पूर्वज है वो भी इसी तरह के कपड़े डाला करते थे। तो हुआ क्या कि कुछ एरियाज जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए और कुछ एरियाज जो है वो डेवलप नहीं हुए। अब ध्यान रखना, डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही सब्जेक्टिव शब्द है। अगर मैं ऐसा कहूं कि जो आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले दुनिया अच्छी नहीं थी और आज बहुत अच्छी है, तो शायद ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी। आज से 5,000 साल पहले लोगों को बिल्कुल अपने नजदीकियों से ही खतरा हुआ करता था, और आज जो लोगों को खतरा है वो यूएसए से भी है, जो यहाँ से इतने 1,000 किलोमीटर दूर है कि वैसे तो नहीं आ सकता है, पानी के रास्ते से आना पड़ेगा उसके बाद, तो नहीं तो आजकल जो वो हवाई जहाज के रास्ते से, हवाई रास्ते से वो यहाँ पे पहुंच के आप लोगों की जो लाइफ है उसको वो कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है। तो आज का जो इंसान है आई थिंक ज्यादा इनसिक्योर है। क्लियर। बट जब हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो हम लोग मॉडर्निज्म को, ध्यान रखना यहां पे, हम लोग मॉडर्निज्म को कहीं ना कहीं समझते हैं थ्रू द आईज ऑफ यूरोप, कि जो यूरोप के लिए मॉडर्निज्म का मतलब है वो ही पूरी दुनिया के लिए मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निज्म का मतलब है, जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही नहीं है। याद करो जब हम लोगों ने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, चाहे फिर वो एनलाइटनमेंट वाला पीरियड था या उससे पहले रेनेसां वाला पीरियड था, वही चेंजेस जो है या उन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जी मॉडर्न चेंजेस है। और यूरोपियन सोसाइटी जो है वो मिडाइवल से मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आप लोग एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आज जब हम लोग हिंदुस्तान में बैठते हैं तो आज या इस स्पेसिफिक टाइम पे जो आज से 2,000 2,500 साल पहले योगा हमारे समाज के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, तो आज कोई ये तो नहीं कहता ना कि ये जो पुराने जमाने का है। आज जो योगा है वो मॉडर्निज्म का ही या मॉडर्निज्म के अंदर ही उसको इंक्लूड किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारी हमारी ऐसी वैल्यूज हैं जो हम
बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी जो यूजफुलनेस है वो बहुत ज्यादा है। और यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी में आप लोग देखोगे तो योगा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो हमारा यहाँ पे सनातनी धर्म है वो कहीं ना कहीं वहां पे, वहां की जो वैल्यू सिस्टम है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग मॉडर्निज्म को समझते हैं, तो आप थोड़ा सा आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम लोगों ने इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी की बात की थी, या जब हम लोगों ने मॉडर्निटी की बात की थी जिसको हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के साथ रिलेट किया था, तो हमने देखा था कि जैसे ही यूरोप में रेनेसां का टाइम पीरियड आया और वहां पे कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, जिसके कारण, कैपिटलिज्म के कारण साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिली। तो हम लोग कहते हैं कि जी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है इट मींस अराइवल ऑफ मॉडर्न टाइम पीरियड, कि जी मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया जैसे ही कैपिटलिज्म आया। पर आप लोगों को यह भी पता है कि कैपिटलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सोशल चेंजेस भी हमने देखे जो ट्रेडिशनल सिस्टम से भी बदतर थे। ट्रेडिशनल सिस्टम में स्लेवरी हुआ करती थी, लेकिन कैपिटलिज्म सिस्टम में हैव नॉट्स आ गए। स्लेव जो है वो 30% हुआ करते थे और हैव नॉट जो वो 99% थे। तो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, ज्यादा भेदभाव या ज्यादा ट्रेडिशनल या ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट कौन सा हुआ? ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट तो ऑब्वियस बात है कि जो कैपिटलिज्म के आने से हम लोगों को समाज में चेंज आते हुए देखने को मिले वो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि जो अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज एन एग्जांपल, दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो मॉडर्नाइजेशन है उसको एक ही चीज के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया, और वो मॉडर्नाइजेशन का रिलेशन या जिस चीज से हमने मॉडर्नाइजेशन को रिलेट करना शुरू किया वो क्या है आपका? वो है आपकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। कि हमने बोला जी जिसके पास पैसा ज्यादा है, यूएसए मॉडर्न क्यों है जी? सबसे बड़ी जीडीपी उनकी है। यूएसए मॉडर्न क्यों है? क्योंकि जी टेक्नोलॉजिकली उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो वहां पे फ्लरिश कर रही है, इसलिए जी वो क्या है? वो मॉडर्न सोसाइटी है। लेकिन अगर आप भूटान को देखोगे तो भूटान के पास कोई पैसा नहीं है, जीडीपी में बहुत बुरे हाल है, दुनिया की पूरे कंट्री कंसीडर की जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे कि एक शांति, खुशहाली, सब लोग आपको सेटिस्फाइड देखने को मिलेंगे। और ऑन कॉन्ट्ररी अगर आप यूएस से जाओगे तो आप लोग देखोगे कि वहां पे जो है वो लोगों में हैप्पीनेस नाम की चीज जो है वो बहुत कम हो चुकी है, पैसे की होड़ बहुत ज्यादा हमें वहां पे देखने को मिलती है। तो ये आपके ऊपर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके ऊपर जो सोशियोलॉजिस्ट है उनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी एक सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं बताता है कि दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब डिफरेंट है। मॉडर्नाइजेशन को समझा अलग अलग लोगों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाता है। आज भी जब हम लोग इस कंसेप्ट को ऑब्जर्व करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो आज हम लोग बोलते हैं कि जी देखिए, जब कोई एरिया, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि हमारे पॉलिटिशियन भी बड़ी बार इस तरह की लाइन यूज करते हैं कि अच्छा इस ये लाइनें जो हैं वो मैं न्यूयॉर्क की तरह बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपने मॉडर्नाइजेशन को सीधा अमेरिका के साथ रिलेट कर दिया कि जिस दिन न्यूयॉर्क जैसी सड़कें यहाँ पे बन जाएंगी, इसका मतलब है कि हम लोग या इस एरिया में जो वो मॉडर्नाइजेशन होगी, एरिया जो है वो मॉडर्नली डेवलप हो गया। क्लियर? तो बहुत बार या मैक्सिमम सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, जिस दिन वो डेवलप्ड नेशंस की तरह हो गए, जिस तरह मतलब इंडिया यूएसए की तरह हो गया, इंडिया जो वो चाइना की तरह या यूके की तरह हो गया, फ्रांस की तरह हो गया, उस दिन इंडिया जो वो हम कहेंगे इंडिया मॉडर्न हो चुका है। और तो डेवलपिंग कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशन की तरफ जैसे जैसे मूव कर रही है, तब तब वहां पे मॉडर्नाइजेशन आ रही है। तो ये बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट की गलत धारणा है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करोगे, हिंदुस्तान की बात करोगे, तो आज से 2-2,500 साल पहले जितने वेल डेवलप्ड सिटीज इंडिया के अंदर मौजूद थी, वो तो दुनिया में हम लोगों को उस जमाने में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती थी, या बड़ी ही सिलेक्टेड जगहों के ऊपर देखने को मिलती थी। तो जो मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट है ये बहुत पैरोकली, बहुत नैरोली जो है वो सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जहां पर वो सीधा सीधा कहते हैं कि जी जो यूरोपियन सोसाइटी ने जैसे अपने आप को डेवलप किया, जैसे क्या हुआ वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ जो है वो उन्होंने अपनी समाज, अपनी सोसाइटी पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, मॉडर्न डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। ठीक है? तो इसको जो है वो कहा जा गया दैट इज मॉडर्नाइजेशन, यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डेवलपमेंट का नाम दिया गया, या सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया गया। इंडिया जैसा देश जो अभी डेवलपिंग फेज में है, अभी भी हमें कंप्लीटली मॉडर्न इंडिया नहीं कहा जाता है। हमारा मॉडर्न इंडिया जो है वो अकॉर्डिंग टू दी सो कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बसता है,
गांव वाले लोग अभी भी क्या हैं, गांव वाले लोग अभी भी ट्रेडिशनल है, अभी भी वो मॉडर्न नहीं हुए हैं। जिस दिन हम यूएसए की तरह हो जाएंगे जी, गांव भी हमारे बड़े डेवलप हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, सब लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी, उस दिन हम मॉडर्न हो जाएंगे। क्लियर। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे सोशियोलॉजिस्ट ने जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है उसको भी ब्रॉड किया, और आपने इसी चीज को समझना है, इसी चीज को समझने की कोशिश करनी है। क्लियर। जैसे कैसे ब्रॉड किया कि मॉडर्नाइजेशन जो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का आना नहीं है, मॉडर्नाइजेशन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं है, जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या है कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है वो धर्म धर्म की किताब पे चल रहा है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको धर्म की किताब के ऊपर चलाया जा रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम को साइंटिफिक टेम्परमेंट के बेसिस के ऊपर चलाया जाए, रैशनैलिटी के ऊपर चलाया जाए, और बच्चों को वही चीजें पढ़ाई जाए जो कहीं ना कहीं प्रूवन फैक्ट है, ताकि उनका रैशनल साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो है वो डेवलप हो। जो मास मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, वो अपने आप को इस तरह से फ्लरिश करे, इस तरह से जो है वो डेवलप करे, जिससे किसी भी एक इंडिविजुअल की या ओवरऑल सोसाइटी की जो है वो डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नहीं है, या मॉडर्नाइजेशन जो है वो आपका सिर्फ जो है वो आपका कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है। मॉडर्नाइजेशन जो है उसमें पूरे का पूरा जो समाज है उसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या है कि आज से 200 साल पहले जो सती प्रथा थी उसको लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन आज सती प्रथा को सरकार ने तो चलो बैन किया ही किया है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी की भी एक जिंदगी, किसी की भी एक लाइफ जब उसको थ्रेट में डाल दे रही है। क्लियर। तो ये जो चेंजेस हैं दीज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्लियर। पहले एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा रिलीजियस हुआ करता था, आजकल एजुकेशन सिस्टम जो वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक हमें देखने को मिल रहा है। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस। आज से 150 साल पहले मैं इस तरह की शर्ट जो वो नहीं डाल सकता था, लेकिन आज मैं इस तरह की शर्ट डाल रहा हूं। अगर मैं गांव देहात में भी चला जाऊंगा, अब आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए, देखिए आप एक चीज देखिए, जो ईटिंग पैटर्न है, क्लोथिंग पैटर्न है, आपके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जिस तरह के कपड़े वो डालते होंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपना जो ड्रेसिंग है उसको परिवर्तित जरूर किया होगा। और जिस तरह के ड्रेस, जिस तरह के कपड़े आपके माता पिताजी डालते हैं, उस तरह के कपड़े आप नहीं डाल रहे हो। आप तो कंप्लीटली ही मॉडर्न, कंप्लीटली वेस्टर्न कपड़े जो है वो पोजेस कर रहे हो। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, ये एग्जांपल्स ऐसे हैं कि हमने जो हमारा बिहेवियर सिस्टम है उसमें भी हमने चेंजेस करना शुरू कर दिया है। हमारा जो वैल्यूज सिस्टम है, जहां पे शायद कुछ समय पहले अनटचेबिलिटी को सही ठहराया जाता था, जहां पे कुछ साल पहले इंटरकास्ट मैरिजेस जो है उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, जहां पे कुछ साल पहले किसी बाहर वाली से शादी करना या बाहर वाले से शादी करना बड़ा गलत माना जाता था, आजकल ये चीजें जो है वो समाज के अंदर बहुत इजीली एक्सेप्टेड है। जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं, ना इवन इंटरनेशनल मैरिजेस हैं, उनको भी लोगों के द्वारा बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, हर जगह नहीं है, ये कुछ कुछ सिलेक्टेड जगहों पे हो गया है, कुछ जगहों पे धीरे धीरे जो है हम लोगों को ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो जब हम लोग मॉडर्निज्म की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग तरह के जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, क्लियर, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो वो इंटरप्रिटेशन रहती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ एक ही चीज के साथ लिंक किया गया, वो क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब आप समझो ना, जब अंग्रेज यहाँ पे आए या जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, क्लियर, जब अंग्रेजों का यहाँ पे आगमन हुआ, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बोला कि जी देखिए, जैसी इंडस्ट्री हमारे वहां पे है वैसी इंडस्ट्री हम अगर यहाँ पे डेवलप कर देंगे तो आप भी वैसे डेवलप हो जाओगे जैसे हम हुए। लेकिन वो भूल गए कि जी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और अंग्रेजों के आने से पहले हम अच्छा खासा कर रहे थे। पूरी दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 1/4 जीडीपी जो है वो इंडिया में ही थी। इसका मतलब है कि जो डेवलप्ड नेशन डेफिनेशन देते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज इक्वल टू मॉडर्नाइजेशन, तो जब वो यहाँ पे आए हम उस टाइम पे ही जो है वो मॉडर्न हो चुके थे। पर उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने हमारे देश की जो टोटल जीडीपी है उसको ग्लोबल जीडीपी का 2-2.5% ही बना दिया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें वापिस धकेला, हम लोग तो उनके आने से, उनके मॉडर्न होने से पहले ही मॉडर्न थे। क्लियर। तो कहानी क्या है कि जब हम लोग इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जो वो कहीं ना कहीं कैटेगराइज करते हैं कि दिस इज मॉडर्नाइजेशन एंड दिस इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिबल एस्पेक्ट नहीं है। हम लोगों को इकोनॉमिक बेसिस के साथ साथ जो कल्चरल चेंजेस हैं, जो वैल्यूज या आइडियाज में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि आज से 100 साल पहले डेमोक्रेसी शायद किसी को बड़ा ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चली
जिसमें हम लोगों को समझाया गया कि डेमोक्रेसी होने से तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार आ जाएंगे और कैसे तुम अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हो। तो उसने लोगों की जो वैल्यूज हैं, लोगों के जो आइडियाज है, लोगों के जो थॉट्स हैं, उनको चेंज किया और बाद में हम लोगों ने जो है वो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, जिसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो प्रेजेंट टाइम के ऊपर हम लोग उठा रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज में पॉजिटिव चेंज है, जहां पे डेमोक्रेसी की तरफ हम लोग मूव किए, इकोनॉमी में जो पॉजिटिव चेंज है जहां पे हम लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव किए, या कहीं ना कहीं जो रैशनल थॉट्स हैं, जो रैशनल थॉट्स एंड रैशनल आइडियाज है उसके साथ भी हम लोग जो है उसको लिंक कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में जब वो पूरा मैरिज सिस्टम में चेंज हो गया है, क्लियर, पूरा जो है वो फैमिली सिस्टम, किनशिप में जो है हम लोगों को चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में हर एक जो हमारा एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मॉडर्नाइजेशन मींस हमेशा पॉजिटिव चेंजेस। हालांकि मॉडर्नाइजेशन के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान देखने को मिला हम लोगों को, ओवर पॉपुलेशन हो गई है अर्बन एरियाज में, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, स्लम्स की प्रॉब्लम है, क्लियर, वैल्यूज हमारी करप्ट हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का जो एस्पेक्ट है। लेकिन जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन शब्द को यूज करेंगे तो आप लोग एक चीज बस समझ लेना कि मॉडर्नाइजेशन हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसके नेगेटिव साइड नो डाउट हम लोगों को देखने को जरूर मिलते हैं। वो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट को प्रॉपरली नहीं समझ पाते। वो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट है कि जब हम लोग देखिए हमने वेस्टर्न वैल्यू को उठा लिया बिना सोचे समझे, तो वो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू को करप्ट कर देगी। हमने वेस्टर्नाइजेशन की वैल्यूज को उठाया सोच समझ के कि जी अच्छा जो लॉ है इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल, सोचा समझा क्योंकि सब लोग, और जब उसको अप्लाई किया तो वो सब लोगों के लिए जो वो फ्रूटफुल है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्लियर। आप लोग बाहर से कुछ उठा रहे हो कि दंगा फसाद कैसे करना है, दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब है कि आप उस वैल्यू को समझ ही नहीं पाए, आप उसने आपने आपने जो है वो उस स्पेसिफिक जो सिचुएशन है या जो स्पेसिफिक वैल्यू बाहर से तुमने इम्बाइव की, क्लियर, उसको अगर तुम मिसयूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन नॉर्मली एक प्रोग्रेसिव स्टेप जो है उसी को ही कंसीडर किया जाता है। एक और शब्द है, थोड़ी देर में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, उसको ना कहीं हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो है, नो डाउट वेस्टर्नाइजेशन हुई। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि हमने एक तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। और वो क्यों की, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसने यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया, उसने उस तरह का सिस्टम जो है वो यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब वेस्टर्न थॉट्स है, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, अब डेमोक्रेसी हमारे यहाँ तो ना डेवलप हुई है। डेमोक्रेटिक आइडिया जो है उनकी ओरिजिनेशन कहां से हुई है, यूरोपियन वर्ल्ड से हुई है। मैं मॉडर्न आइडियाज की बात कर रहा हूं। वैसे जब हम लोग अपना वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारे गांव वगैरह हुआ करते थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम किया करते थे, लेकिन वो जो वैल्यूज थी वो हमारे समाज में ट्रांसफर नहीं हुई और वहां पे हमने काफी हजारों सालों तक जो है वो मोनार्की देखी। तो आज जब हम डेमोक्रेसी देखते हैं तो डेमोक्रेसी का ओरिजिन जो है ग्रीक में देख रहे हैं, रोम में देख रहे हैं, यूरोप ना इंग्लैंड के अंदर देखा जा रहा है, फ्रांस के अंदर देखा जा रहा है। तो डेमोक्रेसी जो है वो आई यूरोपियन सोसाइटी से। तो जब हम लोग इवन डेमोक्रेसी को भी अपनी सोसाइटी के अंदर इम्बाइव कर रहे हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन का एग्जांपल है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, वेस्टर्न आइडियाज हैं, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम जब यहाँ पे इम्बाइव हुआ तो वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन के कारण भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेस्टर्नाइजेशन के कारण भी हम लोगों को मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखना वेस्टर्नाइजेशन जो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी है। जहां पे हम लोग देख रहे हैं स्लम्स का डेवलपमेंट होना, जहां पे हम लोग देख रहे हैं आजकल लोगों का जो इमोशनल एंगल है वो बहुत कम होना, क्योंकि पहले समाज में लोग एक दूसरे के बारे में सोचा करते थे। लेकिन जब से वेस्टर्न वैल्यूज हमारे यहाँ पे आई हुई हैं, वेस्टर्न मूवीज हम लोग देख रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे ऐसे है ना इमोशंस हैं जिनको करना वहां पे बहुत एक्सेप्टेड है, लेकिन हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर जब उतना एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जब लोग उस तरह के एक्शन करते हुए पाए जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समाज या सोसाइटी के अंदर हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि हमने पढ़ाई है कि समाज जो है या तो लॉज के जरिए कंट्रोल करता है या तो फिर डरा धमका के जो है वो कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो सोशल कंट्रोल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और हम लोग आई थिंक डेली बेसिस के ऊपर जो वो सोशल कंट्रोल को ऑब्जर्व भी करते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना, जोर से नहीं शाउट करना। वो कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल ही है जो कि एक ह्यूमन को जो है वो एक डायरेक्शन में चैनलाइज करता है, क्लियर। तो जब हमारा एक्शन नेगेटिव एस्पेक्ट में आएगा तो वो वेस्टर्नाइजेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट है। जब पॉजिटिव एस्पेक्ट में आएगा तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, हम लोग उसको मॉडर्नाइजेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही। तो मॉडर्नाइजेशन का जो मोटा मोटा कंसेप्ट है वो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो मैंने देखिए सोशियोलॉजी में चीजों को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना होता है कि जैसे
शुरुआत यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो शुरुआत है कि स्टार्टिंग में मॉडर्नाइजेशन क्या मानी जाती थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई तो जहां जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती थी, जहां जहां अर्बनाइज्ड एरियाज बनते थे, उसको कहा जाता था कि जी ये मॉडर्न सोसाइटी है, बाकी सोसाइटी बैकवर्ड सोसाइटी है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई तो कहा गया कि जी इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये भी मॉडर्निज्म का एग्जाम्पल है। फिर समाज में फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर बात आई जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के राइट्स होने चाहिए, फिर वैल्यू सिस्टम में चेंज और ट्रांजिशन होनी शुरू होगी। वो भी किसका है, वो भी आपका जो मॉडर्नाइजेशन है उसका एग्जाम्पल है। और टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, फिर हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होनी शुरू होगी, है ना, रेलवे बननी शुरू होगी, टेलीफोन बनने शुरू हो गए, ये इंटरनेट वगैरह बनने शुरू हो गए। ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ज्यादा जिन्होंने अपने एस्पेक्ट जो उसको ब्रॉड किया, ये भी क्या आ गया, ये भी आप लोगों का क्या हुआ, ये भी आप लोगों का एक मॉडर्नाइजेशन का ही एग्जाम्पल हुआ। क्लियर। हमारी फैमिली सिस्टम में चेंज आना शुरू हो गया, कास्ट सिस्टम जिसको लोग पहले रिलीजियसली या बहुत ज्यादा रिग्रेसिवली फॉलो किया करते थे, आज कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम की जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी डिमिनिश होती हुई देखने को मिल रही है। ये भी मॉडर्नाइजेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। आज लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पहले ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर रिलाई किया करते थे, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, स्पेसिफिकली जब इंडिया में सोशोलॉजिस्ट आए या इंडिया के सोशोलॉजिस्ट जिनमें चलो योगेंद्र यादव की बात करूं, श्रीनिवास की बात करूं, इनके द्वारा जब लिखा गया मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इंडियन संदर्भ में, इंडियन कंटेक्स्ट में, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा है वो हम लोगों को चेंज होती हुई देखने को मिली। क्लियर। और हम लोगों ने जब लीनियर थ्योरी थी तो वहां पे हमने देखा था कि कुछ थिंकर ऐसे थे जो ये मानते थे कि जी जो इवोल्यूशन है या ये जो सोशल चेंज है जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, अर्बनाइजेशन जो है वो जरूरी ना हो पॉजिटिव हो, इसका नेगेटिव इस्पेक्ट उसको लगता है कि या कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जहां पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी, एक दूसरे के बारे में सोचा जाता था, एक दूसरे की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाता था, हेल्प की जाती थी एक दूसरे को डेवलप करने में, आजकल जो शहरी समाज है वो उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ कौन रह रहा है। क्लियर। तो वो उसको एक नेगेटिव इवोल्यूशन मानता है, उसके लिए शायद ये जो मॉडर्नाइजेशन आ जाए कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं है समाज के लिए, नेगेटिव एक इवोल्यूशन है। क्लियर। तो कहानी सिंपल सी क्या है कि आप लोग इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए कि चीजें या कोई भी कंसेप्ट है वो बिल्ड होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब पिछले 150-200 साल में अलग अलग लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो फिर मॉडर्नाइजेशन का शब्द का मतलब हर एक के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मोटा मोटा मॉडर्नाइजेशन का जो पूरे का पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, जो ब्रॉड होराइजन है, आप उसको इस तरीके से जो वो कन्फाइन कर सकते हो। क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि मॉडर्नाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, कैसे हम लोगों ने इसका स्कोप जो है उसको और ज्यादा ब्रॉड करना है। डन। तो बाकी अब अलग अलग लोगों के द्वारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, जो समझाया मैंने आपको एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा, योगेंद्र यादव के द्वारा क्या कहा गया। क्लियर। श्रीनिवासन के द्वारा क्या क्या, श्रीनिवास के द्वारा क्या कहा गया। और इसके साथ साथ सबसे पहले एक डेनियल थॉर्नर है, तो डेनियल थॉर्नर ने देखिए मॉडर्नाइजेशन को क्या कहा, मॉडर्नाइजेशन इज द करंट टर्म फॉर एन ओल्ड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज whereby less developed society acquired characteristics common to more developed societies। सिंपल सी बात है कि जो लेस डेवलप्ड सोसाइटी जब वो मोर डेवलप्ड सोसाइटी की तरह होनी शुरू हो जाएगी, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये पैरोकियल जो स्टार्टिंग में जब डिफाइन किया जाता था मॉडर्नाइजेशन को, तो वो इसी तरीके से जो है वो मॉडर्नाइजेशन को डेवलप किया, जो है वो डिफाइन किया जाता था, जहां पे डेनियल थॉर्नर कह रहे हैं कि ये वो प्रोसेस है सोशल चेंज की जो सिर्फ इकोनॉमिक कंपोनेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको कह रही है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही मॉडर्नाइजेशन के साथ रिलेट किया जा रहा है। अब आप समझिए, जो कार्ल मार्क्स है उसने भी पूरी समाज को ये नहीं कहा कि समाज ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा समाज है, उसने कहा कि सोसाइटी ऐसी इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम जो वो खराब है, जिसके जिसके कारण समाज या सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज एग्जिस्टेड है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस के ऊपर पूरे समाज को जो समझाने का तरीका है वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस जमाने में, क्योंकि प्रॉब्लम ही सारी इसलिए आई थी क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी और सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी, तो सब लोग जब सोल्यूशन ढूंढते थे तो वो इकोनॉमिक कंडीशंस को ही उसका दोषी ठहराया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो वैसे वैसे जो है वो मॉडर्नाइजेशन का जो एस्पेक्ट है वो और ज्यादा ब्रॉड हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए देखिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले एजुकेशन का लेवल जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, जो मास मीडिया है उसमें डेवलपमेंट होना जो वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि कम्यूटेशन हो सके, है ना, जो इंडस्ट्रियल माल है, सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इंस्टीट्यूशन जो वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। अब देखिए ये भी बड़ा सब्जेक्टिव होता है, कई लोगों के लिए डेमोक्रेसी के लोगों को समझ नहीं आती, बट क्योंकि हम लोग थोड़ा यूरोपियन जो आइडियाज हैं, यूरोपियन या इंडियन जो आइडियाज उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं और इन दोनों जगहों के ऊपर हम लोगों को
डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रेवलेंट होता हुआ देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट आप लोगों को थोड़ा वन साइडेड देखने को मिलेंगे, जिसको कहीं ना कहीं हम इनके क्रिटिसिज्म में यूज करेंगे। अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होगा, मोबाइल पॉपुलेशन, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो हमें मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलती है। क्लियर। अब न्यूक्लियर सोसाइटी का होना, वैसे हम करेंगे फैमिली में भी डिस्कस, न्यूक्लियर फैमिली होने के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, पहले डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल हुआ करता था कि जी ये मशीन चलाएगा और ये मशीन का मालिक होगा, बस। अब आज आप देखिए, आज जो जैसे मान लो हम अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले कुछ नहीं होता था। एक चाहिए होते थे टीचर जी जो पढ़ा सके, और एक चाहिए होता था ऑफिस बॉय जो ऑफिस को मैनेज कर ले सके, बस। आजकल क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी वाले बंदे चाहिए जी, कैमरा मैन भी चाहिए, मार्केटिंग वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी लोग भी चाहिए, पहले भी होते थे, लेकिन पहले नेचर डिफरेंट होता था। तो आजकल जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन जो किया जाता है, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, जहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज के लिए जो अलग अलग एक्सपर्ट्स की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। या जब एग्रीकल्चर भी करते थे तो पता है कि खेती करने का एक ही तरीका है, लेकिन आज जब खेती भी की जाती है तो खेती करने के लिए कितने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बैठे बैठे हुए हैं जो कितना शोध कर रहे हैं, कितनी रिसर्च कर रहे हैं। तो आजकल जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो चुकी है। क्लियर। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन में रिलीजन जो है उसकी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम हो जानी चाहिए। क्लियर। तो ये सारे सारे जो, ठीक है, इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो है वो आपका एक मॉनिटरी सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाए, सर्कुलेशन सिस्टम, करेंसी सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाए। तो ये सारे के सारे वो एस्पेक्ट हैं अदर देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो मॉडर्नाइजेशन होने के लिए जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन के प्री रिक्विजिट है। क्लियर। अब देखिए, कुछ लोग रैशनैलिटी के साथ मॉडर्नाइजेशन को लिंक किया, जैसे योगेंद्र यादव है, वो भी ये कहते हैं जी जो मॉडर्नाइजेशन इट इज इक्वल टू रैशनैलिटी। क्लियर। सिमिलरली जो आपके रुडोल्फ है, उन्होंने 1967 में इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी थी, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो वहां पे इन्होंने जो है वो इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन समाज के हिसाब से जो है वो जो मॉडर्नाइजेशन उसको समझाने की कोशिश की। क्लियर। अब देखिए, इसने मॉडर्निटी में एक दो वर्ड और ऐड कर दिए कि देखिए मॉडर्निटी क्या है। मॉडर्निटी वो है जहां पे जो वैल्यूज हैं, अब देखिए समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, जहां पे जो वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज हों। अब समझिए यूनिवर्सल वैल्यूज का मतलब क्या है। यूनिवर्सल वैल्यूज का मतलब है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी उन वैल्यूज को अगर फॉलो किया जाए तो वो सेम रिजल्ट देंगे और हर एक समाज जब उससे ग्रो करेगा, उससे डेवलप करेगा। जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी है। क्लियर। तो डेमोक्रेसी को जैसे यूएसए भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, वहां के लोग भी विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, यूके भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है और हिंदुस्तान भी कर रहा है। तो एक ऐसी वैल्यू आ गई जहां पे जो है वो आपकी, जिसकी एक यूनिवर्सल रीच होगी, जिसकी एक यूनिवर्सल रेलेवेंस होगी। और हमारा जो समाज था, हमारा जो सोसाइटी है, तो देखिए अगर आप इंडियन सोसाइटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, इवन जब हम लोग आजाद भी हो गए थे ना, तब भी जो रियल पावर थी वो सेंटर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितने स्ट्रांग गांव हुआ करते थे। तो आप खुद समझिए कि अंग्रेज जब यहां से छोड़ के गए तो उन्होंने अलग अलग एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े जमींदार छोड़ दिए, राजे यहां पे रह गए। तो उन राजाओं का जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत ज्यादा रहा। और हम लोगों ने देखा कि वही राजे, वही जमींदार जो है वो बाद में हमें इलेक्शन के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचते हुए देखने को मिले, क्योंकि हर एक जगह के जो लोग थे उनका अपने अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या अपने अपने तरीके से जो वो अपने एरिया को चलाने का जो है वो आदत थी। जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे वहां पे तो चलिए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, जहां पे राजा वगैरह रूल किया करते थे, तो लोगों को हमेशा लगता था कि यही राजा रूल कर रहा है, इसी का बच्चा आगे हमें रूल करे, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो वैसे ही बन चुका था। क्लियर। आज चीजें चेंज हो चुकी है, आज राजा का बेटा राजा बनने के चांसेस कम है, लेकिन आज से 50 60 100 साल 150 साल पहले जब राजा ही यहाँ पे राज किया करते थे तो राजा का बेटा ही राजा बना करता था। क्लियर। तो मॉडर्निटी जो है उसमें यूनिवर्सल वैल्यू जो उनको इंप्लीमेंट करना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो साइंस है, देयर शुड बी ए डोमिनेशन ऑफ साइंस ओवर इमोशंस। लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ज्यादा दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लो, इवन होते दोनों सेम ही है। क्लियर। इसके साथ साथ जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा फोकस है वो समाज और राजनीति के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। क्लियर। रेदर देन हम लोग जो है वो ज्यादा फोकस किसके ऊपर करें, हम लोग जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर करें। क्लियर। उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है जो पूरा का पूरा जो कास्ट सिस्टम है उसका बेसिस क्या था कि जो जिस कास्ट में पैदा हो गया तो पहले उसके पैदा होने से पहले पता था कि जो भी इस घर में पैदा होगा वो ये काम करेगा। क्लियर। तो जो आपका वर्क है, अब इंडियन सोसाइटी में, अब देखिए वहां पे यूरोपियन सोसाइटी में भी इवन चलिए स्लेव के घर कोई पैदा हो रहा था वो स्लेवरी किया करता था, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था।
हमारे यहाँ पे तो कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड था कि अगर किस कास्ट में कोई पैदा होगा तो वो उसी कास्ट का काम जो है वो किया करेगा, और ये आजादी के बाद भी होता रहा, इवन दो कानून वगैरह बने और अब हम लोगों को ये चीजें सही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में कहा गया कि जो मॉडर्नाइजेशन, अगर कास्ट की बात की जाए तो आप जो काम करोगे वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, वो बाय चॉइस होना चाहिए। अगर मेरा मन करता है कि जी मेरे पिताजी जो काम कर रहे थे अगर मैं वो करूं तो मैं वो करूंगा, अगर मेरा मन करता है कि मैं ना करूं तो मैं नहीं करूंगा। दैट इज मॉडर्निज्म। क्लियर? तो इंडियन संदर्भ में कास्ट बेसिस में जो चेंजेस है तो बेस्ड ऑन चॉइस, नॉट बर्थ। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो इंसान जो है वो अपना जो उसका स्किल सेट है उसके थ्रू अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ना कि वो फेटलिस्ट हो जाए। फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फेटलिज्म या फेटलिस्ट का मतलब होता है जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जी जैसे ही हम पैदा हुए तो हमारा जो जीवन है वो लिख दिया गया, तो जो हमारे साथ होना है वो होके ही रहेगा, चाहे हम अच्छा काम करें चाहे हम बुरा काम करें, जो कहीं ना कहीं इंसान को प्रोग्रेसिव होने से बचाता है। इंसान प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता, वो आगे नहीं बढ़ता, उसको लगता है कि मेहनत करके करना क्या है, जो भगवान ने लिख दिया अगर वही होना है तो फिर करेंगे क्या। इनको फेटलिस्ट बोलते हैं। तो फेटलिज्म नहीं होना चाहिए, फेटलिस्टिक नहीं होने चाहिए आप लोग। आप हमेशा कर्म के ऊपर जो वो काम करो, अपना जो स्किल सेट है उसको डेवलप करो, जिससे आप अल्टीमेटली हर एक चीज को जो है वो डेवलप कर सको। क्लियर? उसके साथ साथ हर चीज को जो है वो जो इंसान जो अचीव कर रहा है उससे उसकी पहचान होनी चाहिए, ना कि कौन कहीं पे पैदा हो रहा है। क्लियर? और उसके साथ साथ जो जो वर्क है वो फैमिली, रेजिडेंस, कम्युनिटी से सेपरेटेड होना चाहिए। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ रहा है तो वो अपनी जात या धर्म पे ना लड़े, वो सब लोगों के लिए लड़े। तो इसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। तो आप लोग एक चीज को समझने की कोशिश करिए, यानी कि पूरे का पूरा जो रुडोल्फ के द्वारा या जो हमारा रुडोल्फ और रुडोल्फ के द्वारा ये पूरा जो टाइटल हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे मोटा मोटा जो हमारे समाज के अंदर प्रॉब्लम्स थी क्या, कि पॉलिटिशियन है वो अपनी धर्म पे वोट मांग रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट है वो अपनी जात पे काम कर रहा है। और आज भी हम लोग ये चीज देखते हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पे ज्यादा रिलेशन ये देखने को मिलता है कि ये जाट है, जी गुज्जर है, राजपूत है, ये ना ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। क्लियर? तो आज भी वो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है। तो हमें इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड नहीं है कि आप अभी भी अपना ही कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हो, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम बात करेंगे कि साइंटिफिक टेम्परमेंट, जब हम देखिए मॉडर्नाइजेशन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताया, वो किसने कहा, वो हमने उसके बारे में जो डिस्कस कर दिया। सिमिलरली जो हमारा साइंटिफिक टेम्परमेंट या रैशनैलिटी है वो रुडोल्फ और रुडोल्फ के द्वारा भी कहा गया, और सिमिलरली जो है वो योगेंद्र यादव की जब हम लोग राइटिंग देखेंगे तो उनके द्वारा भी सेम लाइन जो है वो कही जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे इन चीजों को समझने की कोशिश करो। तो जब हम लोग योगेंद्र यादव की बात करेंगे तो समझ आए, रुडोल्फ और योगेंद्र यादव मोर और लेस आपको सेम देखने को मिलेगा। योगेंद्र यादव मॉडर्नाइजेशन को थोड़ा अपने तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। अब सुनिए, थोड़ा सा चीजें जो है वो आपको शायद ऐसा ना हो कि फंस ना रहे हो आप यहाँ पे। मॉडर्नाइजेशन यूरोपियन कंसेप्ट क्या है? यूरोपियन कंसेप्ट में इकोनॉमिक एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी बात हुई। यूरोपियन में ही रुडोल्फ ने जब उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझा तो वहां पे रैशनैलिटी की बात हुई। कुछ इंडियन थिंकर आए जिनमें योगेंद्र यादव हैं, जिन्होंने रैशनैलिटी को ज्यादा तवज्जो दी। इसके साथ साथ योगेंद्र यादव ने तीन चीजों की बात की। योगेंद्र यादव ने कहा कि जी देखिए जो तीन चीजें हैं, सबसे पहला, ठीक है जी, तो इनकी बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1773। तीन चीजें हैं जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन, जिनके कारण मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रही है। तो वो तीन तीन इंपॉर्टेंट, तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं, तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले कहा, इन्होंने कहा कि देखिए जो सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज है वो दो हैं, एंडोजेनस है, एक्सोजेनस है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस किया था कि एंडोजेनस और एक्सोजेनस में क्या फर्क है, कि जो चेंजेस हैं वो इंटरनल फैक्टर्स के कारण भी आ जाते हैं, और कभी कभी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्लियर है ना, चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके कारण भी हम लोगों को जो वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें तो होपफुली आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो हमने वहां पे पढ़ा था उसको आप यहाँ पे प्रॉपरली यूज कर सकते हो। दूसरा जो है वो इनके द्वारा यूज किया गया, दैट इज योर कल्चरल चेंजेस। क्लियर? कल्चरल चेंजेस का मतलब क्या है? कल्चरल चेंजेस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो कास्ट बेसिस के ऊपर जो थॉट्स हैं, जहां पे कास्ट बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो उन थॉट्स को डिस्कार्ड करके जो मॉडर्न थॉट्स हैं
उनसे उसको रिप्लेस किया जाए। तो योगेंद्र यादव जो इस तरह के कल्चरल चेंजेस की भी बात कर रहे हैं। क्लियर? कल्चरल चेंजेस में योगेंद्र यादव ये भी बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है या जो पॉजिटिव रैशनलिस्टिक थॉट्स हैं उनको भी अपने कल्चर के अंदर जो वो इम्बाइब किया जाए, या कहीं ना कहीं जो हमारे देश के कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इम्बाइब किया जाए और अपने समाज के अंदर जो मौजूद कुरीतियां हैं उनको रिप्लेस किया जाए। तो दूसरा जो फैक्टर कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन उसको कॉज करेगा वो होंगे तुम्हारे कल्चरल चेंजेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल या कल्चरल बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिलती है। तीसरा जो फैक्टर उन्होंने ढूंढा वो था स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इनके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो दो लेवल के ऊपर होंगे, एक होंगे माइक्रो लेवल के ऊपर और एक होंगे मैक्रो लेवल के ऊपर। अब इसको ना थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि यहां थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जो है वो डीप में जाना पड़ेगा। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल का मतलब समझो क्या है। माइक्रो लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। आर्य समाज है जो नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली जो पंजाब और हरियाणा वाले एरियाज हैं यहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब ये जा रहा है लोगों को समझा रहा है कि कास्ट बेसिस पे कुछ नहीं रखा है ना, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, शादियों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल इजी सिंपल लाइफस्टाइल जो है उसको जीने की सजेशन दे रहा है। लोग सोसाइटी में इस इन स्पेसिफिक एरिया में आर्य समाज की जो डायरेक्शंस हैं, लिख कर देना, दारू वगैरह नहीं पीनी चाहिए, नॉन वेज नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो इस तरह के चेंजेस आर्य समाज के द्वारा एक छोटे से एरिया में जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली साउथ इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि कास्ट बेसिस के ऊपर जो वो मूवमेंट चल रही हैं, जहां पे जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और वहां पे लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आ रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पे चेंजेस जो है इसका मतलब होता है जहां पे बिल्कुल ही रीजनल, या मैं ऐसा कहूं कि विलेज लेवल के ऊपर चेंजेस जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरल चेंजेस। गांव में जहां पे पहले वुमेन जो है उनकी 12-15 साल में शादी करा दी जाती थी, आज जो है कुछ जगहों पे कराई जा रही है, कुछ जगहों के ऊपर जो है वो शादी नहीं हो रही, कुछ जगहों के ऊपर जो लीगल एज वुमेन की है उसी के बाद उनकी मैरिज या उनकी शादी जो वो करवाई जा रही है। तो ये चीजें चलिए कानूनन तो इनके ऊपर प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन लगी वो अलग बात है, लेकिन कुछ सालों पहले, कुछ आज से मान लीजिए 50-60 साल पहले जब कानून नए नए बने थे तो वहां पे कुछ लोग जो है वो कुछ कुछ एरियाज में हमें देखने को मिलता था जहां पे वुमेन की जो मैरिज एज थी वो ज्यादा थी, कुछ एरियाज में कम थी। तो वो बेसिकली माइक्रो चेंज था। माइक्रो चेंज क्या होता है? छोटे छोटे जगहों के ऊपर, छोटे छोटे गांव लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो समाज में हमें चेंज देखने को मिलता है, जो ओवरऑल कंट्री में एक बड़े स्केल के ऊपर जो वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो उसको हम माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल के ऊपर। लार्ज स्केल के ऊपर क्या होगा कि एक ऐसा चेंज जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही इंप्लीमेंट हो गया। जैसे जब अंग्रेज यहां पे रूल कर रहे थे तो कॉलोनियल पावर हमारे ऊपर राज कर रही थी पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। जैसे ही वो गए तो पूरे का पूरा जो इंडिया है उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, पूरे के पूरे इंडिया में जो वो संविधान बना और डेमोक्रेसी ने जो वो पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर जो है वो अपने आप का, या डेमोक्रेटिक थॉट्स जो है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो एक किस लेवल के ऊपर चेंज हुआ? कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ? ये हुआ तुम्हारा मैक्रो स्ट्रक्चरल चेंज। क्लियर? तो माइक्रो छोटे छोटे लेवल के ऊपर, मैक्रो बड़े लेवल के ऊपर। अब यहां पे एक सवाल उठ के आता है, यहां पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जब हम लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल के जो स्ट्रक्चर्स उनकी बात करते हैं, जब हम माइक्रो और मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो क्या ये दोनों एक साथ घटित होते हैं कि नहीं होते? मतलब अगर मान लो मैक्रो चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली माइक्रो चेंज जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कर देगा, या जब माइक्रो चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली मैक्रो चेंज में अपने आप को परिवर्तित करेगा। मतलब कोई ऐसी मूवमेंट जो छोटी जगह से शुरू होगी वो पूरे देश को चेंज कर देगी, या जो पूरे देश में टॉप, पूरे देश में जो मैक्रो लेवल के ऊपर चेंज हो रहे होंगे, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे होंगे, वो रियलिटी में हमें माइक्रो लेवल के ऊपर भी चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? तो इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, वहां से शायद आपको थोड़ी सी चीज समझ आ जाएगी। देखिए, अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं, ठीक है, मैक्रो लेवल के ऊपर एक चेंज आया जहां पे पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एक्ट बन गया। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपका सिविल राइट्स एक्ट बन गया, या अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट पास हो गया मान लीजिए 1956 में।
मैक्रो लेवल के ऊपर बन गई पूरी पॉलिसी, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो लॉ में जो चेंज है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्लियर। लीगल लेवल के ऊपर, लॉ लेवल के ऊपर जो है वो चेंज पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट कर दिया गया। पर क्या वो जो चेंज है वो हर एक रीजनल लेवल के ऊपर या जो हमारे देश में मौजूद छोटे छोटे गांव थे उनमें हो गया इंप्लीमेंट? कि मैक्रो लेवल पे तो चेंज हो गया, पर क्या वो माइक्रो या लोअर लेवल पे उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया? अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो उसका कोई बड़ा ज्यादा इमीडिएटली फर्क नहीं पड़ा, उसका फर्क पड़ने में बहुत ज्यादा समय लग गया। तो मतलब अगर माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब कास्ट सिस्टम को बैन कर दिया, इन पूरे लीगल लेवल के ऊपर चेंज कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रियल हमारा भारत जहां पे रह रहा है वहां पे भी ये वाला सिस्टम जो वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। नहीं तो चेंज का तो मतलब है ना कि ऊपर चेंज हुआ, पूरे लार्ज स्केल के ऊपर चेंज हुआ, पूरा छोटे छोटे एरिया जो है उनमें भी वो चेंजेस जो है वो इमीडिएटली हम लोगों को इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिले। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो माइक्रो चेंज हुआ कि कास्ट बेसिस मूवमेंट हुई, जहां पे साउथ इंडिया में जो है वो कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी मौजूद है, लेकिन कास्ट बेसिस पे अधिकार मिल गए, लेकिन वो अधिकार जो वो बाकी जगहों के ऊपर हमें उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो चेंजेस हैं हो सकता है कि वो मैक्रो चेंजेस में जो वो कन्वर्ट हो जाए, और हो सकता है मैक्रो जो वो माइक्रो में हो जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मैक्रो चेंज हो जाता है लेकिन वो माइक्रो लेवल के ऊपर चेंज जो है वो नहीं लेके आ पाता, और कभी माइक्रो लेवल पे चेंज हो जाता है वो कभी उसको बड़े स्केल के ऊपर जो है वो परिवर्तित नहीं कर पाता। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है। तो इस तरीके से जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें माइक्रो चेंजेस भी हुए। माइक्रो चेंजेस का मतलब है कि हर एक रीजनल एरिया में जाके, अब जैसे गांव में तुम लोग जाओगे तो वहां प्राइवेट स्कूल खुल गए, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश एजुकेशन जो है वो आनी शुरू होगी, क्लियर। मैक्रो चेंज के आगे, मैक्रो चेंज के आगे की जो तुम्हारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ समय पहले जो इंट्रोड्यूस की गई, तो पूरे का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करने की जो वो कोशिश की जा रही है। हो सकता है फ्यूचर में वो माइक्रो चेंजेस में विजिबल हो सकता है ना हो। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों चेंजेस देख, जैसे अब डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी अभी भी लोग जो है उनको पता ही नहीं अपने वोट की, वोटिंग अधिकार का। अभी भी लोग पैसे लेके वोट डाल रहे हैं, अभी भी लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं, अभी भी लिकर कंजम्पशन जो है वो पैसे डाल डाल के जो वो लोगों से वोट खरीदे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो डेमोक्रेसी जो मैक्रो लेवल पे इंप्लीमेंट हुई थी वो ट्रू सेंस में हम लोगों को माइक्रो लेवल या लोअर लेवल या छोटे छोटे लेवल के ऊपर जब उतने ज्यादा परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट होती हुई नहीं देखने को मिल रही है, क्लियर। तो जब हम लोग बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की, तो मॉडर्नाइजेशन में जो है वो अलग अलग लेयर्स होंगी, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर मॉडर्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंटरनल होंगे, कल्चरल चेंजेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों में, दोनों लेवल के ऊपर जब हम लोगों को देखने को मिलेंगे, वहां से भी कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें हम लोगों को जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्लियर, डन। तो ये हमारा कंसेप्ट है। वैसे दूसरा भी करना था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, पर कोई बात नहीं। अब इस कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़िए, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन ये थोड़े से आसान भी कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा एनर्जी जो वो चैनलाइज करनी पड़ेगी ताकि इनको डीप में जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो काफी हो जाती है। तो कल के लेक्चर में हम लोग वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन और उसके साथ साथ जो सोशल चेंजेस के पैटर्न है, जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, तो कल वाले लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा, देन हम लोग जो पेपर 2 है उसकी तरफ मूव करेंगे, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।